दोस्तों, जो यूपी पी लोअर पीसीएस के लिए जो इन्वायरमेंट की टेस्ट सीरीज़ है, उसमें हम नेक्स्ट जो 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस को एनालाइज करने जा रहे हैं। इसमें इन्वायरमेंट के टॉप 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी का ट्रेंड रहा है कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से पूछ रहा है वो इन दिनों। तो न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम जो 1960 में बना था, उसका मसौदा तैयार करने तथा इसे कानून बनवाने में निम्नलिखित में से किस एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना और पशु प्रेमी की केंद्रीय भूमिका थी, जिन्होंने बाद में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के पहले संस्थापक अध्यक्ष के रूप में भी 25 वर्षों तक कार्य किया। तो दोस्तों, अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो इसमें जो है एक प्रसिद्ध नृत्यांगना और पशु प्रेमी थी जिनका नाम रुक्मिणी देवी अरुंडेल था। इनके प्रयासों से ही यह अधिनियम पारित हुआ था, और जब पारित हो गया था अधिनियम, उसके 2 साल बाद 1962 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जब बना हुआ था, तो इसकी 25 साल तक की अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ये एक पशु प्रेमी थी, इनके प्रयासों से ही ये अधिनियम पारित हुआ था। तो ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और इसके जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए 1984 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्षीय गंगा परियोजना कार्यक्रम। 1984 में सीपीसीबी द्वारा 5 वर्षीय गंगा परियोजना कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी। और अगर आप देखोगे तो इसके बाद ही 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण तथा जनवरी 1986 में, ये आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों पूछा जाता है। 1984 में क्या हुआ था? तो ये बना था 5 वर्षीय गंगा परियोजना कार्यक्रम 1984 में। फिर अगर हम देखें 1985 में, उसके एक साल बाद, तो यहाँ पे केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बना था, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। फिर उसके एक साल बाद 1986 में गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण शुरुआत हुआ था। गंगा एक्शन प्लान का, जीएपी का प्रथम चरण की शुरुआत जो है 1986 में हुई थी। तो 1984, 1985, 1986 में याद रखना है क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एशिया का पहला संरक्षित घड़ियाल और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट निम्नलिखित में से किस शहर या स्थान पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, यह जो है एशिया का पहला है संरक्षित घड़ियाल और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, जो कि चेन्नई में है। चेन्नई में स्थापित किया गया है। विकल्प में चेन्नई नहीं है, अतः ऑप्शन ई जो है उपरोक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में घोषित जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसको NAPCC बोला जाता है, उसके अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन में से राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन 2010 के क्रियान्वयन और समन्वय की जिम्मेदारी स्रोतों के अनुसार किस विशिष्ट मंत्रालय को सौंपी गई है? तो 8 मिशनों में से एक था राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट। इसके अनुसार आप देखोगे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय को ही इसके क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान द्वारा शुरू की गई मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के प्रभावों का एक व्यापक मूल्यांकन है। इस मूल्यांकन द्वारा प्रतिपादित वह कौन सा विशिष्ट शब्द है जिसका प्रयोग प्रकृति या पारिस्थितिकी से मनुष्यों को मिलने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए इन्होंने एक शब्द क्वाइन किया था वर्ष 2000 में, और उस वर्ड का नाम है, कोफी अन्नान ने किया था, उसका नाम क्या है तो बताना है। उसका नाम जो है इकोसिस्टम सर्विस है, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। इन्होंने इसकी अवधारणा प्रतिपादित करी थी, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। यूनेस्को द्वारा 1971 में MAB मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के कुल 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व में से वर्तमान में केवल 10 बायोस्फीयर रिजर्व ही यूनेस्को की MAB कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं।
मान्यता प्राप्त विश्व संजाल वर्ल्ड नेटवर्क शामिल है? तो देखिए 18 हैं, लेकिन उसमें से 10 नहीं हैं, 12 थे, प्लस हाल ही में भी एक और शामिल कर लिया गया, तो कुल 13 हैं। कुल 13 जो है मैप में शामिल है। मैप यूनेस्को की मैप जो कार्यक्रम है उसमें 13 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। तो ये 2 गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। भारत में संगठित वन्यजीव अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। वन पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के अधीन एक सामूहिक निकाय के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा देश भर में कछुओं की सुरक्षा और उनके अवैध शिकार और व्यापार रोकने के लिए ऑपरेशन थंडरबर्ड नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है। तो दोस्तों दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि कछुओं की सुरक्षा और अवैध तस्करी रोकने हेतु चलाया गया अभियान ऑपरेशन सेवा कुर्म है। ऑपरेशन सेवा कुर्म नाम से चलाया गया है, ऑपरेशन थंडर नाम से नहीं चलाया गया है। ऑपरेशन थंडर वन्यजीव अपराधों पर नियंत्रण हेतु चलाया गया था, ऑपरेशन थंडरबर्ड। लेकिन ऑपरेशन सेव कुर्म जो है, सेव कुर्म, यह जो है कछुओं के संरक्षण के लिए चलाया गया। तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो एक ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एक वित्तीय तंत्र है जिसकी स्थापना 1991 में विकासशील देशों को उन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता या अनुदान प्रदान करने के लिए की गई थी जो वैश्विक पर्यावरण को लाभ पहुंचाती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट एक वित्तीय तंत्र है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव के साथ मिलकर GEF की कार्यकारी परिषद में एक स्थायी निर्वाचन क्षेत्र बनाता है, जिसका प्रतिनिधित्व विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक द्वारा किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। यह वैश्विक संगठन GEF केवल 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियों जैसे जैव विविधता समय, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन UNFCCC और UNCCD के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। तो देखिए यह जो है आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो GEF का ये वित्तीय तंत्र है, फाइनेंशियल सिस्टम है, यह सिर्फ 3 के लिए नहीं बल्कि 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशन हैं उनके लिए एक तरीके से वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। उन 5 में कौन कौन से हैं? तो उन 5 में तो ये CBD, UNFCCC, UNCCD हो जाएगा। इसके अलावा 2 और हैं जो आपको याद रखना चाहिए। उनमें से एक स्टॉकहोम कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, और एक है मिनीमाता कन्वेंशन, मिनीमाता कन्वेंशन जो कि मरकरी के लिए है। इन 5 अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है GEF। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये गलत हो जाएगा और एक और तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। महाराष्ट्र वर्ष 2015 में ब्लू मॉर्मॉन नामक तितली को राजकीय तितली का दर्जा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। देश में पाई जाने वाली कुल तितलियों की प्रजाति में सर्वाधिक 55% प्रजातियां अकेले महाराष्ट्र राज्य में ही पाई जाती हैं। तो देखिए स्टेटमेंट जो है ए सही हो जाएगा, लेकिन आर जो है वह गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट ए सही है बल्कि आर गलत है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ अनुसंधान संस्थान दिए गए हैं और इधर इनसे संबंधित जो इसका हेडक्वार्टर है यानी कहाँ पे हैं यह दिया गया है। तो देखिए अगर हम TFRI की बात करें, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में जबलपुर में है। TFRI उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। फिर एक शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, यह जोधपुर में है। एक है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, यह जोरहट में है। और वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, यह कोयम्बटूर में है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है अब देखोगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। 61 में है कि सरकारी और व्यावसायिक नेताओं के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, मापने और प्रबंधित करने के लिए विकसित किया गया अंतर्राष्ट्रीय साधन द ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किन संस्थाओं की एक संयुक्त पहल है? तो ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल सरकारी एवं व्यावसायिक नेताओं के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने और प्रबंधित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साधन है और इसे WRI और सतत विकास के लिए विश्व व्यावसायिक परिषद, इन दोनों ने मिलकर के विकसित किया है। WRI प्लस WBSCD विश्व अनुसंधान संस्था प्लस सतत विकास के लिए विश्व व्यावसायिक परिषद। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB द्वारा व्यक्तियों और संस्थाओं को वृक्षारोपण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाने वाला
महावृक्ष पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों, देश में वनीकरण, बंजर भूमि विकास तथा पारिस्थितिकी बहाली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा यह पुरस्कार, महावृक्ष पुरस्कार जो है वह 1993 और 1994 में शुरू किया गया था। वृक्षारोपण प्रयासों को सम्मानित करने हेतु यह प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में पर्यावरण सूचना प्रणाली के अंतर्गत स्थापित द पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट सेंटर फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम निम्नलिखित में से किस शहर में है? पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट सेंटर, देखिए यह मुंबई में स्थित है, यह मुंबई में स्थित है, तो यह इनमें से ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से ई हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है, यह मुंबई में स्थित है, संस्थान है एक। क्वेश्चन नंबर 64, पर्यावरण प्रबंधन में नियोजित गतिविधियों का पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने के लिए तैयार की जाने वाली पर्यावरणीय प्रभाव विवरणिका यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट के आकलन हेतु उपयोग की जाने वाली मुख्य तकनीकी लियोपोल्ड मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, जब हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं तो उसमें हम लियोपोल्ड मैट्रिक्स, एक टेक्निक है, तकनीकी है, इसका यूज किया जाता है और यह इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, पारिस्थितिकी पर्यावरण विज्ञान में गहरी झीलों के तल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अचानक तीव्र गति से निकलने और फैलने के कारण उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदा को, जिसके कारण आसपास के जीव जंतुओं के कदम घुटने से मृत्यु हो जाती है, निम्नलिखित में से किस विशिष्ट नाम से जाना जाता है? तो इसमें पूछ रहा है कि जब कोई झील होती है तो उसके तल से यानी बॉटम से जब CO2 गैस अचानक तीव्र गति से निकलने लगती है तो उसके आसपास जो भी जीव जंतु होते हैं उनके दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो इसको बोला क्या जाता है? इसके लिए टेक्निकल टर्म क्या है? तो इसके लिए टेक्निकल टर्म लिम्निक इरप्शन है, लिम्निक इरप्शन इसको बोला जाता है। यह अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक आपदा मानी जाती है जो आसपास के मनुष्यों और वन्यजीवों के लिए दम घुटनू सिद्ध हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, भारत में हाथियों के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है सही है? तो केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2010 में हाथियों को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा घोषित किया गया था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा हाथी है, 2010 में इसको घोषित किया गया था। पर्यावरण वन मंत्रालय तथा भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट WTI के संयुक्त सहयोग से देश में हाथी मेरे साथी अभियान की शुरुआत मई 2011 में आयोजित एलिफेंट E8 मंत्रिस्तरीय बैठक में की गई थी। तो देखिए दोस्तों, यह भी सही हो जाएगा। हाथी मेरे साथी अभियान 2011 में आयोजित हुआ था एलिफेंट 8 सम्मेलन, इस यहाँ पर ही यह शुरू किया गया था। तो ये जो है दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल 3 रामसर स्थल अवस्थित हैं, काबर ताल आर्द्र भूमि, नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। झारखंड का पहला रामसर स्थल उधवा झील है जिसे जनवरी 2025 में इस अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया, तो बिल्कुल सही है। झारखंड का जो पहला रामसर साइट है वह उधवा झील ही है जिसको 2005 में रामसर साइट घोषित किया गया, तो दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध के विरोध में शुरू हुआ था, जो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना है। तो ये स्टेटमेंट जो है आप देखोगे तो ये पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा है स्वतंत्रता सेनानी वीरेंद्र दत्त सकलानी के नेतृत्व में 1990 में के दशक में उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बन रहे बांध के विरोध में टिहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति की स्थापना कर टिहरी आंदोलन को चलाया था। तो वीरेंद्र दत्त सकलानी ने चलाया था, तो बिल्कुल सही बात है। टिहरी आंदोलन के दौरान इन्होंने ही नेतृत्व किया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। और अगर हम देखें तो 1994 में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में चमोली से शुरू हुए मैती आंदोलन के तहत विवाह में जूता चोरी की रस्म के स्थान पर दूल्हे द्वारा वधू के घर में एक पौधा लगाने की अनूठी परंपरा की शुरुआत करी गई थी। तो यह भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो अब तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, कथन और कारण पर विचार करना है। भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जो नवंबर 1986 को प्रभावी हुआ। तो दोस्तों अगर आप देखोगे
अनुच्छेद 253 के तहत 1986 में पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था, जो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, दिसंबर 1984 में भोपाल में एक जो है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की कीटनाशक संयंत्र में हुई गैस रिसाव की विनाशकारी घटना के बाद पर्यावरण संरक्षण के व्यापक कानूनी प्रावधान की आवश्यकता थी, इसके तहत इसे लागू किया गया था। तो ये देखिए, ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट सही है, और आर जो है ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 70 की बात करते हैं। इसमें कुछ लेखक दिए गए हैं एक तरफ, और एक तरफ इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, इसको मैच करना है। तो देखिए, एक पर्यावरणविद हैं जिनका नाम है रेचल कार्सन। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अगर देखोगे तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वह है साइलेंट स्प्रिंग। दूसरी, पॉल एरलिच, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पॉपुलेशन बॉम्ब, ये याद रखना है आपको। विलियम बी एडम्स, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट है। और वंदना सिवा, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक टुमारोज बायोडाइवर्सिटीज़ है। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। भारतीय वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वन्यजीवों के संरक्षण और संवर्धन हेतु उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाता है, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। यह देश के वन्यजीवों के संरक्षण में जो योगदान व्यक्ति देता है उसको यह दिया जाता है, और यह भारत सरकार के मंत्रालय जो कि MOEFCC मंत्रालय है, पर्यावरण वन जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर हम 72 की बात करते हैं। भारत सरकार के किस विशिष्ट मंत्रालय को देश भर के आर्द्रभूमि स्थलों के संरक्षण, प्रबंधन और उचित उपयोग से जुड़े मामलों का समन्वय करने के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में घोषित किया गया है? तो देखिए, यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ही है, MOEFCC ही है, इसी को यह कार्य सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। भारत में पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्थापित भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? तो दोस्तों, भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यह 5 जून 1980 को स्थापित किया गया था, और इसकी स्थापना जो है नई दिल्ली में हुई थी, और इसमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है, ई इसका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 74, सुप्रसिद्ध जर्मन रूसी जलवायु वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को मापने तथा उसकी सटीक व्याख्या करने के लिए सबसे सही और वास्तविक मापदंड क्या माना जाता है? तो दोस्तों, व्लादिमीर कोपेन के अनुसार वनस्पति जो होता है यानी वेजिटेशन, यह किसी भी क्षेत्र की जलवायु का सर्वश्रेष्ठ मापदंड यानी स्टैंडर्ड या मानक माना जाता है। तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा इनके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान किसी विशेष क्षेत्र में समय के साथ क्रमिक रूप से परिवर्तित होकर एक दूसरे को प्रतिस्थापित करने वाले जैविक समुदायों के संपूर्ण अनुक्रम को किस तकनीकी शब्दावली से संबोधित किया जाता है या उसको बताया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, उसको सीयर बोला जाता है, सीयर, SERE। तो इसका आंसर हो जाएगा सीयर। क्वेश्चन नंबर 76, स्वतंत्र भारत के इतिहास में वनों के संरक्षण हेतु चलाए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत तत्कालीन उत्तर प्रदेश में चमोली जिले में से वर्ष 1970 के दशक में हुई थी, जिसका नेतृत्व सुंदर लाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। चमोली जिले से हुई थी और 70 के दशक में हुई थी, और सुंदर लाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। 1950 में तत्कालीन कृषि मंत्री KM मुंशी द्वारा अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। देश भर के सभी चिड़ियाघरों के नियमन और प्रबंधन के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत 1992 में एक सांविधिक निकाय के रूप में CZA यानी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो देखिए, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा।
दूसरा जो है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का केंद्रीय मुख्यालय दक्षिण राज्य के केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो यह गलत हो जाएगा। यह चेन्नई में स्थित है, तिरुवनंतपुरम में नहीं स्थित है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी 1960 वाले अधिनियम के तहत, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। जीवों के पारस्परिक संबंधों और पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंधों इंट्रैक्शंस के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, यह बताना है। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकल द्वारा 1869 में किया गया था। देखिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बहुत ही बेसिक है। दूसरा, किसी स्थानीय स्तर पर एक ही विशेष समुदाय या आवासीय क्षेत्र के मध्य उपस्थित प्रजाति विविधता के स्तर को अल्फा सूचकांक द्वारा मापा जाता है। देखिए 3 तरह की जैव विविधता पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो यह अल्फा सूचकांक यही होता है, अल्फा डाइवर्सिटी यही होती है जो इसमें लिखा हुआ है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है, वनों में पादप आनुवंशिकी संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन, अन्वेषण और संग्रहण हेतु राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। इसमें कथन और कारण है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस का रिसाव अथवा उपयोग स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाने वाली जीवन रक्षक ओजोन परत को पतली करने या नष्ट करने में कोई भूमिका नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन परमाणु नहीं होते हैं। HFC में कोई भी क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं होता है, इसलिए इसकी ODP यानी ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल शून्य होती है और ये ओजोन परत को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि ये जो HFC गैस हैं, इनको जब हम यूज़ करते हैं तो ओजोन डिप्लीशन तो नहीं होता है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, GHG मानी जाती है, बहुत ही प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस मानी जाती हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ओजोन डिप्लीसिंग पोटेंशियल तो शून्य होता है, लेकिन ये अत्यंत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस होती हैं जो भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो आप देखोगे तो A और R दोनों सही है और RA की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। तो कस्तूरी मृग परियोजना एक तरफ है और एक तरफ इनसे संबंधित वर्ष हैं। तो देखिए, कस्तूरी मृग परियोजना जो है, प्रोजेक्ट मस्क डियर, यह 1970 में शुरुआत इसकी स्टार्ट किया गया था। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में, गिद्ध संरक्षण परियोजना वल्चर कंजर्वेशन, यह कब शुरुआत हुआ था, तो यह 2006 में शुरुआत हुआ था। और लाल पांडा की परियोजना यह 1996 में शुरू की गई थी। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसका आंसर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, 81 की बात करते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा बीज संग्रह या जीन बैंक मिलेनियम सीड बैंक निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, सबसे बड़ा मिलेनियम सीड बैंक। देखिए, भारत में भी एक है, भारत का सीड वॉल्ट लद्दाख के चांगला में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। चांगला हिमालयी क्षेत्र में, तिब्बत के लद्दाख के चांगला में स्थित है भारत का सीड वॉल्ट, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 82, देश भर के विभिन्न राज्यों में आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के संदर्भ में 1990 में शुरू किए गए वाटरशेड विकास कार्यक्रम की मूल अवधारणा बताना है आपको। तो दोस्तों 1995 में जो वाटरशेड विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जब उसकी आप मूल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट देखोगे तो उसका मतलब यही हो जाएगा कि एक ही स्थान पर जल को रोकना तथा इसका अवशोषण सुनिश्चित करना, यही है वाटरशेड विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 2 फरवरी 2018 को उद्घाटित देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड जो लगभग 3000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित नेकनामपुर झील पर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आप देखोगे तो यह इस तरह का जो निर्माण है वह हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद में ही स्थित एक झील है जिसको बोलते हैं नेकनामपुर झील, वहीं पर फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड बनाया गया है। तो ई इसका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन में हैदराबाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। वायुमंडलीय घटकों और वनस्पति जगत के बीच होने वाली अंतर क्रियाओं के संदर्भ में कार्बन फर्टिलाइजेशन की संकल्पना निम्नलिखित में से किस प्रभाव को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करती है?
तो कार्बन फर्टिलाइजेशन टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए दोस्तों, मृदा में नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा कम होने पर नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के तीव्र प्रभाव के कारण नहीं, ये भी गलत है। कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब अगर आप देखोगे तो वायुमंडल में जो CO2 की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पौधों के विकास और उनकी वृद्धि में होने वाली वृद्धि है, होने वाली वृद्धि, इसी को कार्बन फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। असल में क्या होता है कि जो वायुमंडल में CO2 की जो बढ़ी हुई मात्रा होती है, उसके कारण जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की दर बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उनके विकास एवं वृद्धि में भी वृद्धि हो जाती है। इसी को कार्बन फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो ये सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तरों के मध्य होने वाले ऊर्जा प्रवाह और इकोलॉजिकल एफिशिएंसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह बताना है। तो दोस्तों, पारिस्थितिक दक्षता यानी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी निचले पोषण स्तर से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा और उच्च पोषण स्तर को स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा की मात्रा का अनुपात है, जो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में 5% से 35% तक हो सकती है। इसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन चरण से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए यूएन रीड कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2008 में की गई थी। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विकासशील देशों में जो वनों की कटाई और वन चरण हो रही थे, उससे जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ही यूएन रीड कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। यह कार्यक्रम जो है मुख्य रूप से UNDP और UNEP और FAO का संयुक्त सहयोग से हुआ था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। भारत सरकार ने जैव विविधता नीतियों और कानून में पेशेवर विशेषज्ञता विकसित करने हेतु नॉर्वे सरकार के सहयोग से चेन्नई स्थित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में जैव विविधता नीति और कानून केंद्र की स्थापना की है। तो भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के सहयोग से चेन्नई में जो NBA है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है, उसी में CEBPOL की स्थापना की है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत के दक्षिणी राज्य की तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है, नहीं, यह चेन्नई में स्थित है। यह दोस्तों चेन्नई में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, CBD को यानी जैव विविधता अभिसमय को वर्ष 1992 में के अर्थ समिट में हस्ताक्षर किए गए थे, जो 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हुआ और भारत 18 फरवरी 1994 को इसका पक्षकार बना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो CBD है वो वर्ष 1992 में उसका कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुआ, 1993 में प्रभावी हुआ और भारत ने 1994 में इसका पक्षकार बनता है। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजोना प्रोटोकॉल को 2000 में अपनाया गया था। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 2000 को अपनाया गया था और 2003 से यह लागू हुआ था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से प्राप्त लाभों के निष्पक्ष वितरण से संबंधित नागोया प्रोटोकॉल अक्टूबर 2014 से प्रभावी हुआ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 88, क्वेश्चन 89 की बात करते हैं। इसमें भी असर्शन और रीजन से संबंधित क्वेश्चन है। लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के तहत रसायनों और ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए एक विशेष सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी लेना कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया है। तो दोस्तों यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत जो जोखिमपूर्ण रसायनों का प्रबंधन करने वाले उद्योगों के लिए सार्वजनिक देयता बीमा यह पॉलिसी लेना अनिवार्य बना दिया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य रासायनिक औद्योगिक आपदा या दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित होने वाले उन लोगों को जो कि उस कारखाने के श्रमिक नहीं हैं को बिना किसी गलती के आधार पर नो फॉल्ट बेसिस पर तुरंत अंतरिम वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो बिल्कुल सही है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि अगर किसी की गलती नहीं है लेकिन उसका जो इम्प्लीकेशन है वो झेलना पड़ रहा है, तो उसके लिए एक अंतरिम वित्तीय सहायता के रूप में पैसा उपलब्ध कराया जा सके, यही इसका पर्पस था। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं और इससे संबंधित इसका अर्थ दिया गया है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये कुछ जीव हैं और इधर उनके आवास यानी हैबिटेट के बारे में बताया गया है, तो मैच करना है। तो जो बेंथिक जीव होते हैं यानी बेंथोस जो होते हैं, ये किसको बोला जाता है? तो बेंथोस उन जीवों को बोला जाता है जो समुद्र या जलीय सतह के तली के निकट रहने वाले जीव हैं। तो इसका बी हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन अगर आप देखोगे तो इसका हो जाएगा
खुले जलीय क्षेत्र यानी लिम्नोटिक झील में प्रचुरता से पाए जाने वाले झील। हाइड्रोफाइट्स की देखोगे तो जल दलदली भूमि या तालाब में जो पाए जाते हैं उन उस तरह के पौधों को हाइड्रोफाइट्स बोला जाता है। और इंसेक्टिवायरस किसको बोला जाता है, तो नेपेंथीज, डोरसोरा, यूट्रिकुलेरिया जैसी वनस्पतियाँ जो हैं जो इंसेक्ट्स को खा लेती हैं उनको हम इंसेक्टिवायरस प्लांट्स बोलते हैं। उनमें से एग्जाम्पल नेपेंथीज है, ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है। तो इस तरीके से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। शीतोष्ण हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो टैक्सस वृक्ष है वर्ल्ड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। इस वृक्ष से प्राप्त होने वाली टैक्साल नामक विशिष्ट औषधि निम्न में से किस बीमारी के उपचार में अत्यधिक प्रभावी मानी जाती है। तो दोस्तों ये जो टैक्साल नामक वृक्ष है, टैक्सास नामक वृक्ष की छाल से टैक्साल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है। यह यौगिक जो है चिकित्सा विज्ञान में कैंसर के उपचार में काफ़ी प्रभावी माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, टैक्सास वृक्ष से टैक्साल नामक जो रसायन निकाला जाता है वह कैंसर के उपचार में काफ़ी प्रभावी सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। सी बथकार्न हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक अत्यंत उपयोगी पर्णपाती झाड़ी है जिसके फल और पत्तियाँ विटामिन और कैरोटोनियाइड और ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर होती है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में किस विश्व प्रसिद्ध शासक द्वारा अपनी सेना की ऊर्जा और शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो जो ये बकथॉर्न है, सी बकथॉर्न, अगर ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर हम देखें तो इसका उपयोग जो है चंगेज खान ने किया था। चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य का जो कि संस्थापक था, उसने अपने सैनिकों के स्वास्थ्य, सहन शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उसने सी बकथॉर्न के जो है इसका उपयोग किया था। तो आपको ध्यान रखना है चंगेज खान। क्वेश्चन नंबर 93 पर्यावरण प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों निगेटिव एक्सटर्नलिटीज को नियंत्रित करने के लिए जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन और वितरण पर लगाए जाने वाले कार्बन टैक्स को वर्ष 1990 में सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों यह सर्वप्रथम देश जो है वो फिनलैंड था। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा करने वाला पहला देश फिनलैंड था जिसने कार्बन टैक्स की व्यवस्था लागू करी थी। तो इसका ई हो जाएगा। महासागरीय तथा अन्य बड़े जल निकायों में गहराई के साथ होने वाले भौतिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा मिलान सही अवधारणा को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसमें पहला जो है हैलोक्लाइन है। हैलोक्लाइन लिखा है जल निकाय में गहराई के साथ घनत्व प्रवणता का मापन नहीं। हैलोक्लाइन गहराई के साथ लवणता यानी सैलिनिटी ग्रेडियंट को प्रदर्शित करता है। सैलिनिटी ग्रेडियंट को प्रदर्शित करता है यानी लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करता है। दूसरा पिकनोक्लाइन, जो पिकनोक्लाइन है वह गहराई के साथ घनत्व प्रवणता यानी इसका ये हो जाएगा, यह उल्टा लिखा हुआ है। थर्मोक्लाइन की अगर बात करें तो यह महासागर, यह भी गलत है, नहीं ये सही हो जाएगा। थर्मोक्लाइन जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन, यही थर्मोक्लाइन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के वर्गीकरण में लोटिक और लेंटिक आवासों के मध्य प्रमुख अंतर को बताना है। लोटिक और लेंटिक के मध्य क्या अंतर होता है। दोस्तों लोटिक आवासों के अंतर्गत बहते हुए जल शामिल होते हैं जबकि लेंटिक आवासों के अंतर्गत स्थिर जल शामिल होते हैं। यही इसमें डिफरेंसेस हो जाएगा। लोटिक मतलब बहते हुए जल और लेटिक मतलब स्थिर जल, बस जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, इस तरह से ये लेटिक क्या एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो है बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वर्ष 1974 में लेस्टर आर ब्राउन द्वारा स्थापित किया गया एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। यह संस्था वैश्विक स्तर पर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नामक एक प्रसिद्ध रिपोर्ट जारी करता है जो लगभग 3 दर्जन भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये सी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI मानचित्रों पर वन आच्छादित क्षेत्र को हल्के हरे रंग में दर्शाया जाता है जिसे तकनीकी रूप से ग्रीन वास कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस ग्रीन वास क्षेत्र का उपयोग उन राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में दर्ज वन क्षेत्र के विकल्प रूप में किया जाता है जहाँ के डिजिटल वन मानचित्र FSI को उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। मिथाइल क्लोरोफॉर्म
और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों ही समतापी ओजोन मंडल परत को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत कड़े नियंत्रण में शामिल हैं। तो दोस्तों ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओजोन क्षयकारी पदार्थ यानी ओडीएस जो है के उत्पादन और उपभोग को नियंत्रित करने के लिए हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुई थी। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुई थी। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। इसमें भी कथन, असर्शन और रीज़न है। तो भारत सरकार द्वारा देश में हाथियों के संरक्षण की मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने और भविष्य की नीतिगत हस्तक्षेप तैयार करने के लिए 2010 में एक एलिफेंट टास्क फोर्स का गठन किया था। तो ये स्टेटमेंट देखिए दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। 2010 में ऐसा एक टास्क फोर्स गठित किया गया था, एलिफेंट टास्क फोर्स। इस विशिष्ट कार्यबल का गठन प्रसिद्ध इतिहासकार महेश रंगराजन के नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। महेश रंगराजन की विशेषज्ञता और उनके नेतृत्व में ही इसका गठन हुआ था। तो ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 में कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं और कुछ राज्य हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही मैच्ड है, सही मैच करना है। तो देखिए पॉइंट कैलीमर जो अभ्यारण्य है, एक पॉइंट कैलीमर अभ्यारण्य यह तमिलनाडु में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। मरीन नेशनल पार्क यह जो है गुजरात में स्थित है, मरीन नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। और कोल आर्द्रभूमि यह केरल में स्थित है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु, चिल्का झील उड़ीसा, मरीन नेशनल पार्क गुजरात और कोल आर्द्रभूमि केरल। तो इस तरीके से ये 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए गए हैं, टोटल 100 हो गए हैं। ये टेस्ट कंप्लीट होता है।